हेलो एवरीवन। सो आज जो आप लोगों से हमने जो प्रॉमिस किया था कि 1K सब्सक्राइबर्स के बाद हम आप लोगों से सेकंड पार्ट ऑफ Q&A दोबारा लेके आएंगे। सो सॉरी, हमें काफ़ी टाइम लग गया इसको शूट करने में, कुछ ऑफिस वर्क के चक्कर में। सो फाइनली आज ये वीडियो हम बना पा रहे हैं। सो आपके हमारे पास जितने भी लास्ट क्वेश्चंस थे लास्ट Q&A वीडियो से लेकर अब तक, लाइक एक तरह से 500 सब्सक्राइबर से लेकर 1000 सब्सक्राइबर तक के मेरे पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट थी मैंने सारी प्रिपेयर कर ली थी। तो उनको छाटा हमने। काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस थे कुछ रिपीटेटिव थे, कुछ ऐसे थे कि जो मैं वहीं पे आंसर कर सकता था, मैंने कमेंट सेक्शन में ही आंसर करें। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके मुझे लगता है कि सब लोगों का जानना ज़रूरी है और सबके वो क्वेश्चंस आई गेस कॉमन ही होंगे। रिपीटेटिव या कॉमन है जो कॉमन क्वेश्चंस है मेजरली, जो सबको आई गेस इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो वो सब क्वेश्चंस मैंने अपने पास लिस्ट डाउन कर लिए थे। सो आज का हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो इन्हीं क्वेश्चंस पे रहेगा। सो अभी चलें, स्टार्ट करें। पहले कॉफी, चीयर्स। ठंडा है ना तो कॉफी तो बनती है। चीयर्स। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कुड यू आल्सो मेंशन द एरिया वेयर योर एक्सपर्ट्स रिसाइड इन कानागावा? हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड डेली फॉर कम्यूटिंग टू वर्क? एंड लास्टली, हाउ डिफिकल्ट इज टू गेट अ यूआर? तो 3 उसमें। ओके, सो कानागावा प्रीफेक्चर में काफ़ी सारे लोग रहते हैं। लाइक अगर मैं वैसे बात करूं, कानागावा के अंदर जो मेजर हमने जो लाइंस एक्सप्लोर करी है मैं उसके रिगार्डिंग आंसर देता हूं। जैसे आपका नोबुरितो स्टेशन है, आपका कावासाकी स्टेशन है, और आपका लाइक ताचिगावा की तरफ आप जाओगे तो ये सब एरियाज में, लाइक अगर आप लेट्स से योकोहामा साइड पे जाते हो, और योकोहामा के एडजेसेंट में भी जो कानागावा के लाइक जो कॉमन एरियाज पड़ते हैं वहाँ पे काफ़ी सारे इंडियंस रहते हैं वहाँ पे। लाइक हमारे नोन्स के भी काफ़ी सारे लोग रहते हैं वहाँ पे। तो आपको ऐसा नहीं है कि वैसे देखा जाए तो इंडियन कम्युनिटी एक टोक्यो में निशिकासाई एरिया है, वो प्रॉपर इंडियन कम्युनिटी वहाँ पे लोग रहते हैं। वहाँ है एक किरीगांव का है, वहाँ पे भी लोग रहते हैं। वहाँ तो इतना कॉमन है कि वहाँ पे आपको कई बार मतलब लोगों ने अपने कॉमनली वेंडर्स आ गए हैं वहाँ पे, जो आपको इजीली, जैसे इंडिया में मिलता है ना सामान, वो इतना इजीली प्रोवाइड हो जाता है वहाँ पे, इंडियन ग्रोसरीज। मतलब लिटरली वहाँ पे, मतलब मैं तो वहाँ पे कभी रहा नहीं, बट जो लोगों से सुना है कि कहते हैं कि जो हम जैसे 2 स्टेशन पीछे होते हैं उस मेन एरिया से, लगता है कि हम इंडियन कम्युनिटी में ही आ गए। तो वो वहाँ की वाइब एक अलग है और यहाँ की वाइब थोड़ी सी अलग है। सो आपको कानागावा में भी काफी सारे इंडियंस मिल जाएंगे रहते हुए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्यूटिंग का। हाँ, सो अगर कम्यूटिंग टाइम की बात करूं, देखो मेरी प्रेफरेंस रहती है कि जहाँ पे भी रहें हमारा कम्यूटिंग टाइम मैक्स टू मैक्स 40 मिनट्स या 45 मिनट्स, इससे ऊपर ना हो। क्योंकि जितना आप ज़्यादा कम्यूटिंग टाइम रखते हो आपको उतना ज़्यादा रश आवर फील करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप सुबह निकलोगे, लेट्स से ऑफिस टाइम पे निकलते हो या फिर ऑफिस टाइम पे घर आते हो, तो यहाँ पे इतना ज्यादा क्राउडेड रहता है कि बहुत ज्यादा सफोकेटिंग हो जाता है कई बारी। स्पेसिफिकली वो डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी मेट्रो लाइन है। हाँ, सो उस बेसिस पे भी आपके सब चीजें डिपेंड करती हैं। तो कोशिश करो कि आप जहाँ पे भी घर लो, आपका ऑफिस से डिस्टेंस या आपके जो भी स्कूल से डिस्टेंस है वो 40-45 मिनट्स, इससे ऊपर ना हो। और थर्ड पार्ट जो है क्वेश्चन का वो है कि हाउ डिफिकल्ट इज टू गेट यूआर लेना यहाँ पे थोड़ा सा चैलेंजिंग है, नो डाउट। उसका रीजन है कि यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेस पे चलता है। तो मैंने एक्चुअली क्या किया था कि मेरे एक्चुअली एक सीनियर नोन है, वो यहाँ पे उन्होंने पहले यहाँ पे अपार्टमेंट देखे थे, तो उन्होंने अपने लिए रिसेंटली यहाँ पे अपार्टमेंट लिया था जिस यूआर में हम रह रहे हैं। और उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे एक अपार्टमेंट खाली हो रहा है। तो मैंने इमिडिएटली यूआर ऑफिस में जाके एक एप्लीकेशन सबमिट करी थी कि मुझे ये यूआर मतलब कि अपार्टमेंट देखना है, एंड मुझे क्लिक कर गया वो अपार्टमेंट। तो हमने उसी वक्त लाइक नेक्स्ट डे ही हमने कॉन्ट्रैक्ट इसका साइन कर दिया था। तो यूआर्स अगर आपको लेने हैं तो आपको मैं एक रिकमेंडेशन जरूर दूंगा, ऑनलाइन जाके इसके जो भी अपार्टमेंट्स अवेलेबल आपको साइट पे दिखा रहा है आप उनको रिजर्व कर लें, या फिर आप फिजिकली इनके ऑफिस में आके, आपको यूजुअली एक फॉर्म भरना होता है और बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपार्टमेंट वो लोग आपको कॉल करते हैं सामने से ही कि आप चाहें तो ये अपार्टमेंट देख सकते हैं आप। तो मैंने एक बार ये पहले भी किया था, मैं फिजिकली जाके नाम अपने नंबर लिखवा के आया था, और उसके बाद उन्होंने मुझे एक दो बार कॉन्टैक्ट किया, बट उस टाइम मेरा प्लान नहीं था। बट अब मेरे को ये मिला लकीली, तो मैंने इसको छोड़ा नहीं। तो यूआर लेना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन है,
Can you tell these expenses as percentage of the salary? Like your rent is 50,000 yen and it's not it's 10% or 20% of salary, or if groceries are around 20 to 25% of your salary, how much percentage of salary you could expect to save as saving in Japan? Basically वो savings पूछ रहा है आपकी. तो इसके लिए मैंने एक्चुअली एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, बट मुझे था कि एक परसेंटेज वाइज में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर सकते हैं इसमें कि हमारी जो कोशिश होती है कि इन्होंने तो बहुत बड़ा अमाउंट लिखा 5 लाख एज अ रेंट, इतना तो नहीं है हमारा यहाँ पे रेंट. तो अगर मैं परसेंटेजेस की बात करूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि हमारा जो एक्सपेंसेस हैं वो 50% या मैक्स 60% के अंदर हमारी टोटल इनकम के कवर हो जाए, और रेस्ट जो है हम 30% या 20% हम अपनी रिक्वायरमेंट्स जो शॉपिंग्स होती हैं वो करते हैं, बाकी रेस्ट अपना सेव करते हैं. तो आप अगर ऐसे सोच रहे हो कि आप जापान आ रहे हो तो आप लेट्स से 60-70% ऑफ योर सैलरी सेव करोगे, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल थॉट नहीं है. आप इंडिया में भी रहो या कहीं पे भी रहो, आपके एक्सपेंसेस आपकी जगह के हिसाब से चेंज होते हैं, बट आपका जो रेशियो रहना चाहिए थ्रू आउट वो हर जगह सेम ही रहता है. तो इट्स अप टू यू, आप अपना कैसे मैनेज करते हो. आप चाहो 30% बचाओ, आप 40% बचाओ, वो इट्स अप टू द पर्सन की वो कैसे सेव करना चाह रहा है. बट मेरा पर्सनली ये रहता है कि मैं अपनी सिंस हम दोनों रहते हैं, अब पहले अकेला रहता था तो अलग होता था कि हमारी सेविंग्स थोड़ी ज़्यादा होती थी, बट अब दो एज अ फैमिली रह रहा हूँ तो हमारी सेविंग्स उस हिसाब से चेंज हो जाती हैं. तो ये सब चीज़ें लाइक आपके ऊपर डिपेंड करता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन आई गेट अ जॉब इन जापान एज डेटा एंट्री जॉब और फ्रेशर्स जॉब? वाई नॉट. आपको सिर्फ ट्राई करना है और बहुत अच्छे से पूरी मेहनत करनी है. बट हाँ, ये है कि अगर आपको जापानीज लैंग्वेज आती हो तो आपके रेज्यूमे में ऑटोमेटिकली +1 या स्टार्स लग जाते हैं. बाकी कोशिश करते रहो आप, मतलब इन शॉर्ट लैंग्वेज स्पैम करो जितने भी HRs ढूंढ सकते हो. और यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि नॉट द मतलब रिक्रूटिंग वेबसाइट्स है, एक कंपनी की नहीं, वो अलग से आपको एज अ थर्ड पार्टी हेल्प करेंगी. तो आपको वो खुद मेहनत करनी पड़ेगी, ढूंढनी होगी, और अपने साइड बाय साइड अपनी जापानीज लैंग्वेज पे भी ध्यान दो ताकि आपका प्रोस्पेक्ट बहुत स्ट्रांग हो सके. बाकी यार कोशिश करते रहो. यहाँ पे काफी सारे थर्ड पार्टी वेंडर्स हैं जो यहाँ पे आपको सपोर्ट करते हैं जॉब लेने के लिए, और आपकी प्रोफाइल्स के हिसाब से आपको रिकमेंड करते हैं. एंड बेस्ट पार्ट ये है यहाँ पे कि यहाँ पे सिर्फ परमानेंट रोल की इतनी मतलब सिर्फ उसी की अहमियत नहीं है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल रोल बहुत अच्छे हैं. एंड बेस्ट पार्ट ये है जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल रोल्स के पास भी सिक्योरिटी है काफी. यहाँ पे बेसिकली क्या है कि अगर आपको जापान आना है और आप चाह रहे हो कि लाइक आप फ्लेक्सिबल हो अपने जॉब टाइटल्स को लेके, लाइक कॉन्ट्रैक्चुअल ले सकते हो, तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे आना इजी हो जाता है अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स में आते हैं तो. बट बाकी आप कोशिश यही करिए कि फुल टाइम जॉब्स लें, और आपके लिए लॉन्ग टर्म यहाँ पे काफी अच्छा रहता है. थोड़ा सा रिस्की लगता है, बट हाँ इजी एंट्री के लिए ज्यादा डोर्स ओपन करने के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल रोल्स परफेक्ट है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच आर यू एबल टू सेव फ्रॉम योर सैलरी? आई हर्ड पीपल पे 30% टैक्स लिविंग इन 40% एंड सेव द लास्ट 30%. इज दैट ट्रू? जैसा मैंने शेयर किया, यहाँ पे जो टैक्सेशन सिस्टम है नो डाउट हैवी है, क्योंकि यहाँ पे आपके इंश्योरेंस जो आपके इनकम टैक्स होता है उसके पार्ट आपका रेजिडेंस टैक्स एक अलग से लगता है. तो हाँ, सैलरी परसेंटेज आपका जो है उस हिसाब से थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है जो इन हैंड सैलरी आता है. सो जो यहाँ पे हाँ इन हैंड जो सैलरी बचती है वो कंपैरेटिवली कम होती है इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल आपका जो बेस CTC होता है. और रही बात सेव द लास्ट 30%, इज दैट ट्रू? अगर आप कहना चाह रहे हैं कि आपका 30% अमाउंट सेव कर पा रहे हैं लोग, मेरे ख्याल से हाँ कहीं ना कहीं वो सही है, क्योंकि यहाँ के जो एक्सपेंसेस वगैरह को देखते हुए, जैसा मैंने बताया वीडियो के स्टार्ट में कि हम यूजुअली यही प्रेफर करते हैं कि 50% के अंदर हमारे एक्सपेंसेस रहें और 30% या 20% में से हम अपने नीड्स और अपनी सेविंग्स कंप्लीट कर पाएं. सो हाँ ये सच है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू एंड योर वाइफ स्पीक जापानीज? इफ देन प्लीज शो अस. हम जापानीज इतनी फ्रीक्वेंटली तो यहाँ पे नहीं बोलते, तो हम सिर्फ कन्वीनियंस स्टोर में यूज करते हैं. हाँ मतलब जो बेसिकली जो हमारा डे टू डे लाइफ में जितना लोगों से इंटरेक्शन होता है उतनी जापानीज आती है, एंड उतना ही बस कम्युनिकेट कर पाते हैं. एंड मतलब मैंने N5, हम दोनों ने बेसिकली N5 कर रखा है, और अभी हम नेक्स्ट लेवल के लिए भी ट्राई करने का सोच रहे हैं, क्योंकि मैं ऑफिस के चक्कर में इतना टाइम नहीं मिल पाता कि हम स्टडीज पे इतना टाइम डिटेल दे पाएं. तो इसलिए हम भी स्टार्टिंग से आप लोगों को यही सजेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ आने से पहले जितना जापानीज आप सीख पाओ सीख लो, क्योंकि यहाँ पे आप जब आ जाते हो
ऑफिस लाइफ और इतनी डे टू डे लाइफ में इतना ऑक्यूपाइड हो जाते हो तो आपको थोड़ा सा टाइम डिवाइड करना डिफिकल्ट होता है यहाँ पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने जापानीज लैंग्वेज कहाँ से सीखी है, ऑनलाइन या ऑफलाइन? सो मैंने तो ऑनलाइन ही करी थी एक्चुअली। एक इंडिया में एक जापानीज लैंग्वेज स्कूल था मेरी पुरानी कंपनी का, तो मैंने उनके थ्रू ही जापानीज का कोर्स किया था। तो उन्हीं के थ्रू लाइक मैंने अपना N5 क्लियर किया। तो हाँ, मतलब ऑनलाइन ऑप्शंस मेरे पास यहाँ पे थे, ऑफलाइन यहाँ पे भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट यहाँ की जो कंपैरेटिवली जो स्कूलिंग कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। यहाँ पे आपको लाइक 6 मंथ्स का लेट्स से कोर्स होता है, तो 30,000 या 40,000 अराउंड पर मंथ आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर आप जापानीज लैंग्वेज स्कूल जापान में लोगे तो वो कंपैरेटिवली ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है इन कंपेयर टू इंडिया। तो मेरा प्रेफरेंस अगर अपने लिए लूँगा तो मैं इंडिया से पहले प्रेफर करूँगा कि मुझे इंडिया से ऑनलाइन क्लासेस मिल जाए, और यहाँ पे जापान में मैं कम लेता हूँ थोड़ा सा इस चीज़ के लिए प्रेफरेंस। बट हाँ, एक चीज़ और इसमें अगर मैं आपको इंफॉर्मेशन शेयर करूँ, जापान में जो वार्ड ऑफिसेज होते हैं, वार्ड ऑफिसेज में जापानीज लैंग्वेज को सिखाने के लिए काफ़ी सारे वॉलंटियर्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप कोई वार्ड ऑफिस में जाओ, आपको लेट्स से 500 येन देना होगा एक सेशन का, और आपके साथ एक 1-on-1 पर्सन बैठता है जो आपको प्रॉपरली जापानीज पढ़ाता है और आपको बोलना सिखाना पड़ता है। हाँ, एक्चुअली में बहुत सस्ता है। तो ये भी मैंने एक बारी ट्राई कर रखा है यहाँ पे, और मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था। बस उसमें एक ड्रॉबैक ये है कि जो वॉलंटियर है उसकी अवेलेबिलिटी पे आपको रखना पड़ता है चीज़ें, तो वो कब अवेलेबल हैं कब नहीं है, तो वो थोड़ा सा लगता है कि आप कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे। तो उस चीज़ को फिक्स करने के लिए प्रेफरेबल यही रहता है कि आप लैंग्वेज स्कूल ज्वाइन कर लो, या फिर आप कहीं से कोई और से इंडिया से कोई एकेडमी ज्वाइन करके आप अपना लैंग्वेज सीख सकते हो। इंडिया में जहाँ से हमने सीखा था उसका नाम भी वो पूछ रहे हैं, तो वो NEC से सीखा था हमने। हाँ, सो NEC के कोर्सेज कराते हैं, JLPT के। हाँ, सो NEC एकेडमी जापानीज लैंग्वेज स्कूल है, सो वहाँ से हमने अपनी लैंग्वेज सीखी थी। Okay, next question is, sometimes you work a lot, even on weekends. Does the company allow you to work fewer hours on Monday or any other weekdays to balance it out? Or do they pay you extra if they don't give you reduced working hours? ओके, हाँ, सो अगर मैं इस चीज़ की बात करूँ पर्टिकुलरली, सो लास्ट के मेरे कुछ वीक्स ऐसे ही निकले हैं जहाँ पे मेरे को वीकेंड वर्क करना पड़ा। वो बिजनेस रिक्वायरमेंट थी, इसलिए मुझे करना पड़ा था। एंड आप यहाँ पे अलग, जैसे इंडिया में होता है ना कि कई बार ही कह देते हैं मैनेजर्स कि भाई करना ही पड़ेगा, कोई वो नहीं है, आपके पास ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे वीकेंड वर्क करने के लिए मैनेजर से आपको अप्रूवल लेना पड़ता है कि क्या हम कर सकते हैं, क्योंकि काम और टाइम जो है हम अलाउ नहीं करा कि हम वीकडेज में अपना काम पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। कुछ सेट आवर्स होते हैं ना कि आप उससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते काम का, ये भी है। सो जापान में आपका यहाँ पे लेबर लॉज इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं कि अगर आप लेट्स से मोर देन 12 वर्किंग डेज काम कर रहे हो, तो जापान के आपको HRs कांटेक्ट करते हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग कि आप इतना ज़्यादा वर्क क्यों कर रहे हो, आपके मैनेजर से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। तो जापान में लेबर लॉज इन चीज़ों को लेके बहुत स्ट्रिक्ट हैं कि एम्प्लॉयज़ की वेलफेयर और हेल्थ को देखते हुए इन लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छे रूल सेट कर रखे हैं। तो अगर आप लेट्स से कभी 12 डेज से ज़्यादा काम करते हो तो आपको सीधा मेल आ जाएगा कि आप नहीं कर सकते और आपको पेड लीव्स लेनी ही पड़ेंगी या फिर कॉम्पनसेटरी लीव्स लेनी पड़ेंगी। दूसरी बात, हमें कंपनी एक्स्ट्रा पे करती नहीं करती एक्स्ट्रा आवर्स लगाने के लिए, वो होता है, बट उसमें हर कंपनी का रूल अपना होता है। तो ये चीज़ ऐसी है कि हम डायरेक्टली शेयर नहीं कर सकते फॉर द ऑब्वियस रीजंस, बट ये होता है कि हम उसके कॉम्पनसेटरी लीव्स ले सकते हैं अगर आप वीकेंड्स में काम करते हो। अदरवाइज आपका लाइक कभी भी आप उस चीज को कैसे भी मैनेज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर मैनेजर। बट ये टोटली डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी कि आपके उसमें ये अलाउ है या नहीं है, या फिर आप मतलब मॉनेटरी टर्म्स में उसको कवर कर रहे हो या नहीं। वो हर कंपनी का अपना रूल सेट होता है, तो इस चीज में हमारा अलग तरीके से यूज करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रदर, आई एम करेंटली इन द 3rd year of BBA and after this I'll do MBA. After completing MBA I'll be 23 years old. I have Japanese N5 level and about to complete N2 along with my MBA, and I'm planning to get a job in Japan. I have coding skills too. Obviously it's very easy for you, अगर आप N5 आपके पास ऑलरेडी है, आप N4 कर रहे हो, एंड ऑब्वियसली बात है MBA स्किल्स, MBA भी है आपके CV में, तो इट्स रियली अ नाइस टाइम कि आप अप्लाई करो। ऊपर से अर्ली एज है 24, यू शुड ऑब्वियसली, एंड बहुत इजीली मिल जाए, मतलब बहुत चांसेस है मिलने के।
तो हाँ, आपको करते रहना चाहिए कोशिश. अगेन एचआरएस को रीच आउट करो लिंक्डइन पे, उन्हें पर्सनल मैसेजेस करो, डीएम करो, उनसे पूछो. कहीं बहुत सारे एचआर, मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इंडिया में मुझे रिवर्ट नहीं आते थे इतनी जल्दी, बट जापान के एचआर रिवर्ट कर देते हैं. और वो आपको लिटरली बोल देते हैं कि आप उन्हें मेल कर दो, एंड इन केस आपकी प्रोफाइल मैच करती है या फिर इन फ्यूचर ऐसी कोई प्रोफाइल है जो आपकी सीवी से मैच करती है, तो वो आपको रीच आउट कर लेते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये. रामेन का टेस्ट कैसा है कंपेयर टू मैगी? भाई यार, मतलब आप वही यार, देखो ज्यादा ब्रूटल हो गया, बट पॉइंट इज कि मैगी को आप बीट नहीं कर सकते कहीं पे भी, क्योंकि मैगी का टेस्ट आप कहीं भी आपको मिलेगा ही नहीं. ये मैं खुद से नहीं कह रही, तो मेरे जापानीज फ्रेंड भी है ऑफिस में, एंड मेरा एक क्या कहते हैं उसे, मलेशियन फ्रेंड भी था. तो मैंने उन लोगों को मैगी गिफ्ट की थी, ठीक है, अलग अलग उसमें, आटा मैगी, नॉर्मल मैगी, एंड दे वर अमेज्ड. वो इतना टेस्टी लगा उन्हें अपने रामेन से ज्यादा टेस्टी लगा, और ये अच्छा लगा उन्हें कितने इजीली वो बन जाता है. देखो मैगी तो ऑल टाइम लव है भाई. हम हमारे घर में, हम इंडिया से भी मैगी लाते हैं ना, तो 2 हफ्ते से ज्यादा चलती नहीं है, क्योंकि हम पहले खा लेते हैं. तो मैगी को कोई बीट नहीं कर सकता. कंपैरिजन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज जापानीज वाटर इज सुटेबल फॉर योर हेयर और फॉर हार्ड फॉर योर हेयर? डज हेयर फॉल अकर ड्यू टू वाटर चेंज? सबसे बड़ा दुख है ये, इंडियंस का बोलो, ये जितने भी फॉरेनर्स आ रहे हैं सबका दुख है. क्योंकि ये मैंने अपने ही ऑफिस में अपने ही कलीग्स के साथ सर्वे ही लगाओ, मिनी सर्वे करके पूछा, एंड अलग अलग कंट्री लाइक इटालियंस वगैरह सबसे पूछा, इंडियन से पूछा, सबको जापान में पानी से दिक्कत हो रही है, एंड सबको गंजेपन की दिक्कत यहाँ पे हो रही है. एंड इतने बाल झड़ते हैं यहाँ, इतने ज्यादा बाल झड़ते हैं. आई थिंक यहाँ पे इतना ज्यादा पानी हार्ड है या क्या है. तभी हमारी अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी हो तो उसमें देखा होगा, हमने अभी फ्रेश एक क्लोरीन फिल्टर लगाया अपने शावर हेड पे भी और अपने पीने के पानी में भी. आई होप वो वर्क करे. एंड प्लस इस वजह से हमने कितने लाइक 4-5 ब्रांड्स चेंज कर दिया हमने, शैम्पूज के, कंडीशनर्स के, राइट, कि तब जाके हम एक शैम्पू पे आके थोड़ा टिके कि हाँ इससे हेयर फॉल रुका नहीं है, कम हुआ है. बट सबसे मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे बाल झड़ने की है, एक्चुअली में बहुत मेजर. और सिर्फ औरतों के साथ नहीं, आदमियों के साथ भी हो रहा है वो. देखो ये ऐसी चीज थी, हमें पहले डाउट था कि शायद शैम्पूज यहाँ के हार्ड है. हमने ट्राई किया, फिर लोगों से जितना सुना, बातों से पता लगा कि शायद यहाँ का पानी इफेक्ट कर रहा है. तो हमने कहा कि चलो पानी का क्लोरीन फिल्टर भी लगा के देख लेते हैं. तो अब हमने भी रिसेंटली लगाया है, 2-3 महीने बाद इस पर एक और वीडियो बनाते हैं कि एक्चुअली में वो हमारे को हेल्प कर रहा है नहीं कर रहा, या कुछ और रीजन है. तो अभी जस्ट एक परसेप्शंस है. पर वो है ये कि जापानीज लोगों के बाल अच्छे हैं, वो कर रहे हैं, बट ये फॉरेनर्स को, हम लोगों को सूट नहीं कर रहे, बीइंग एन एशियन. और इवन मेरे को लगा था कि हमें ही हो रही होगी प्रॉब्लम, दूसरी कंट्रीज वालों को भी यही प्रॉब्लम है. Okay, next question है, hey guys, how did you come to Japan? Okay, so जापान आना एक्चुअली मैंने कभी भी प्लान नहीं किया था कि जापान मेरे कभी कार्ड्स पे था ही नहीं कि मेरे को यहाँ पे आना है, मुझे यहाँ काम करना है. आई थिंक बिकॉज वी वर वेरी मच कंफर्टेबल इन इंडिया. हम दोनों की काफी टचवुड, बहुत ही अच्छी जॉब, सेटल्ड जॉब थी. इंडिया में भी लाइक ठीक ठाक ऐसा था कि काम चल रहा था, अपना आराम से गुजारा चला पा रहे थे. एंड लकीली तुम्हारा तो इन घर के पास था, एंड मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा था. तो वहां पे हम सेटल थे. बस ये था कि जापान में एक्चुअली जब मेरी फर्स्ट कंपनी थी, मैंने जिनके साथ काम किया था वो मेरी जापानीज कंपनी थी. तो उन्होंने मेरा काम पहले देखा था, उनको काम पसंद था मेरा. तो उन्होंने ही, जब वो जापान में ही थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है, एंड मेरी प्रोफाइल से सूटेबल भी था. तो मैंने सोचा कि ठीक है एक बार ट्राई करते हैं. वहाँ पे मैंने इंटरव्यूज अपने दिए, एंड लकीली मुझे यहाँ पे ऑप्शन मिल गया उस टाइम पे. तो जापानीज लोगों के साथ काम करना एक एक्चुअली में लेवरेज है. यहाँ पे लोगों से सीखने को बहुत चीज़ें मिलती हैं. इनका जो काम का तरीका है ना, वो बहुत प्रिसाइज होता है. लाइक बिल्कुल रिस्क नहीं सोचते वो. वाटरफॉल मॉडल्स, मतलब बहुत टेक्निकल टर्म हो गया, लाइक चीज़ों को बहुत ज़्यादा वो पहले ही वेल प्लान करके चलते हैं. तो मतलब ये डेस्टिनी में था शायद से, मे बी. हाँ, मतलब यही था कि जैसे हम दोनों ने यहाँ पे लाइक सिंस मैं तो स्वाति, हमारी शादी से पहले यहाँ पे आया था. शादी के बाद स्वाति यहाँ पे आई. तो उस टाइम पे ये था कि हम यहाँ रुके ना रुके, क्योंकि मेन फैक्टर ऑब्वियसली ये होता है कि आप फैमिली से दूर बैठे हो, अपनी कंट्री से दूर बैठे हो, तो थोड़े हाथ में पैसे बचा लो. तो जब स्वाति यहाँ पे आई शादी करके, तो हम ये था कि इतनी सेविंग शायद नहीं हो रही थी, तो मेरे को था कि मैं शायद इंडिया मूव बैक कर जाऊँ. बट
लकीली फिर जॉब लग गई, मतलब हम सिर्फ अप्लाई कर रहे थे, इतना हार्डकोर भी नहीं कर रहे थे, हाँ, तो बस हमने ये ताकि सोचा लग था गई तो कि ठीक है। हाँ, हमने ये सोचा था कि थोड़ा टाइम और देखते हैं यहाँ पे, लाइक 5-6 महीने और रुकते हैं। तो लकीली स्वाति को उस टाइम जॉब ऑप्शन मिल गया, तो हमने सोचा कि अब थोड़ा और रुक सकते हैं कि एटलीस्ट और एक्सप्लोर करते हैं यहाँ की मार्केट। तो Yeah. अच्छा था, मतलब अनप्लान्ड थी चीजें, और मतलब बाय गॉड अच्छा ग्रेस है ठीक कि रहा हमारा। एग्जैक्टली हम खुद ग्रो कर पाए, यहाँ पे खुद जॉब ढूंढी, हम्म। तो अच्छा है, नाइस। सो अगला क्वेश्चन है कि आप थंबनेल ऐसे क्यों डालते हो, इट्स अजीब। उसको वो आप इनको बोल सकते हैं, क्योंकि थंबनेल का डिपार्टमेंट इनका है। मुझे क्रिएटिविटी चाहिए होती है, मैं आई एम नॉट, मैं कैसे बताऊं, मेरे से ना एकदम स्टेबल नहीं रहा जाता या एकदम बोरिंग सा नहीं बना जाता, तो मुझे चाहिए थोड़ा चटपटापन। हाँ, तो हाँ, तो वो मेरा डिपार्टमेंट। बस आप थंबनेल्स के लिए अगर कुछ भी इधर उधर हो ना, तो आप इधर बोल सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज दैट ट्रू दैट एक्स्ट्रा वर्क करना नॉर्मल है, आप लोग बहुत ओवरटाइम करते हो क्या? या ये ना डिपेंड करता है, बहुत सारे लोग करते होंगे, ऑब्वियसली बातें करते होंगे, प्लस ये डिपेंड करता है आपकी जॉब प्रोफाइल पे कि आप किस पर्टिकुलर सेक्टर में काम कर रहे हो, और आप पर्टिकुलरली किस जॉब प्रोफाइल पे हो, फॉर एग्जांपल सिक्योरिटीज में हो या किस में हो। एंड अपने केस में हमारे ये होता है, अगर हाँ कभी कभी रिक्वायरमेंट है तो करते हैं, एंड वी आर हैप्पी टू डू इट, उसमें ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि सब कर रहे होते हैं उसमें, ये नहीं कि आप ही बैठे हुए हो, लकीली हमारे मैनेजर भी साथ में बैठे होते हैं कई बार। देखो, ये चीज ऐसी है कि आप आई गेस इंडिया में इस टाइम पे ये चीज इतनी ज्यादा कॉमन है, हाँ। और आप लोगों से एक्सपेक्ट करा जाता है कि आप ओवरटाइम करोगे। यहाँ पे क्या है कि एक्सपेक्टेशंस वैसी नहीं है कि आप ओवरटाइम करोगे। इट्स लाइक कि अगर आप खुद से करना चाहो, तो कई बार होता है कि यार आपका काम कुछ डेडलाइंस के बेसिस पे चलता है, तो डिलीवरीज करनी है, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम देना ही पड़ेगा अपना काम पूरा करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आपको पुश करते हैं मैनेजर्स। इट्स लाइक कि अगर बाई चांस वो पुश कर रहे हैं, तो आपको उसका कॉम्पनसेटरी जरूर मिलता है, बट डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस नीड्स। तो ये कंपनी रूल्स पे ही होती हैं ये चीजें। बट अगेन या ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। हाँ। हमें अभी दूसरी कंपनीज का एक्सपोजर नहीं है, तो हमें नहीं पता है। बट इंडिया में ये चीज नहीं है, मतलब जितना मैंने एक्सपीरियंस किया। बट हो सकता है कि दूसरी कंपनीज में हो, तो इस चीज में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। बाकी हाँ, ओवर टाइम कई बार ही करना पड़ता है, बट वो आपको उसके लिए कॉम्पनसेटरी ऑफ लीव मिल जाती है, तो इट्स ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ यू स्टार्टेड डेवऑप्स, रिसोर्स प्लीज, एंड थोड़ा सा शॉर्ट में रोड मैप। ओके, सो डेवॉप्स मैं एक्चुअली, हाँ, मैं स्टार्टिंग मेरा करियर का डेवॉप्स में ही हुआ था। तो अब मैंने अपनी प्रोफाइल थोड़ी सी चेंज कर लिया, लाइक मैं एज अ बैकएंड इंजीनियर प्लस डेवॉप्स काम करता हूँ। तो अगर डेवॉप्स आपको सीखनी है तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स हो जाएंगी, मैं ज़्यादा टेक्निकल नहीं रखूँगा, क्योंकि मेरे और व्यूअर्स जो हैं शायद वो इससे कनेक्ट ना कर पाएँ। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जितने भी कोर्सेज होते हैं, लाइक जो मेन प्लेटफॉर्म रिलेटेड कोर्सेज हैं, लाइक कुबरनेटीज, डॉकर वगैरह, आप इनसे स्टार्ट करें। आप उनको थोड़ा सा अपना बेस उसमें स्ट्रॉन्ग करें, देन इवेंचुअली जितने भी ऑटोमेशन टूल्स वगैरह हैं आप उसको पढ़ो, उसके रिगार्डिंग काम करो थोड़ा सा। और इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ लाइक रीडिंग वाली पढ़ाई करो जो हम कॉलेजेस में करते थे, वो प्रैक्टिकली कभी काम नहीं आती। आप जनरली एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट पिक करो और उस पर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करो, ताकि आपका हैंड्स ऑन होना स्टार्ट हो। तो कभी भी बुक रीडिंग पे बिलीव मत करो, काम हमेशा तभी आता है समझ जब आप एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन करते हो। तो बस मेरी तरफ से यही आपको सजेशन रहेगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आया है स्पेसिफिकली फॉर यू। तो किसी ने पूछा है कि मैं काफी टाइम से तुम्हारी वीडियोस देख रहा हूँ, एक पर्सनल क्वेश्चन है, डोंट यू थिंक इट्स बेटर टू गिव टाइम टू योर पार्टनर देन मेकिंग व्लॉग्स? आई मीन आई एनवी यू लॉल, बट मेरे को भी मैं भी ये विश करता हूँ कि किसी दिन मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ मूव कर सकूँ, काम कर सकूँ, बट मुझे लगता है मेकिंग व्लॉग्स विल ब्रिंग आवर पर्सनल लाइफ ऑन यूट्यूब एंड वी वॉन्ट बी एबल टू स्पेंड मच टाइम विद ईच अदर. Everything will be on the camera then. What's your opinion on this? You look pretty mature guys, so don't mind. Yeah. सो ये क्वेश्चन काफी जेन्युइन था, और मैं चाहता था इसको कमेंट पे आंसर कर सकता था, बट मेरे को था कि वीडियो पे आंसर करना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कई बार होता है कि लोग सोचते हैं कि यार वीडियोस यूट्यूब पे हम सब अपनी पर्सनल लाइफ शेयर कर रहे हैं, और होता भी है, जेन्युइनली होता है। कई बार हम जो कर रहे हैं बेसिकली वो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हमने भी स्टार्टिंग में यही किया, जब हम रेगुलर व्लॉग्स डाल रहे थे, हम जैसे भी हमारी लाइफ एक्टिविटीज चल रही हैं, हम बेसिक चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम सारी चीज़ें ऑब्वियसली नहीं करते, बहुत कम होता है कि हम अपनी पर्सनल चीज़ें एक्चुअली शेयर कर रहे हैं। हम मेजरली वो रिकॉर्ड करते हैं जो डे टू डे लाइफ में यहाँ पे हर कोई कर रहा होगा मोस्टली।
तो बाकी मेरे को लगता है कि हमने ऐसा कई बार होता है कि हाँ हम आपस में इतना वो टाइम नहीं दे पाते, लेट्स से हम कहीं बाहर गए हैं, हम शूट कर रहे हैं। इसको मैं आंसर करती हूँ बेसिकली। नहीं, हमने भी फेस किया एंड वी टोटली एग्री। ये प्रॉब्लम हुई हमें भी स्टार्टिंग में, बिकॉज हम वो नहीं है जो बहुत, मतलब ठीक है कैमरा इज नाइस बट हम 24 घंटे हाई गाइस ये सब नहीं कर सकते। इसलिए पहले हम रेगुलर डाल रहे थे स्टार्टिंग में, फिर हमें समझ आया कि नहीं, हमें अपना पर्सनल टाइम नहीं मिल रहा उतना। ये हमने नोटिस किया, ऑब्वियसली बात है, वी टॉक। तो फिर इसलिए हमने उस रेगुलर ब्लॉग्स को हमने ऑल्टरनेट ब्लॉग्स में शिफ्ट कर दिया। एंड रही बात अपनी पर्सनल लाइफ एंड एवरीथिंग ऑन यूट्यूब और कैमरा, टोटली एग्री करते हैं इसमें। तभी हम इतना ज्यादा फोकस नहीं करते कि हम अपने घर के अंदर का एकदम डेप्थ में शूट करें। अगर आप देखोगे हम सिर्फ कट टू कट शूट करते हैं, घर के अंदर का नहीं करते। और रही बात बाहर की, टू बी ऑनेस्ट विद यू, अभी तक मोस्टली आपने जो देखा है ना यूट्यूब में हमारी सारी वीडियोस में, वो हम दूसरी बार एक्सप्लोर कर रहे हैं उन सारी जगहों को। तो या इट्स नाइस फॉर अस। फॉर एग्जाम्पल हम वो पहले भी अकेले में जाते हैं, फिर हम ऐसे अब वीडियोस में अब लोगों को दिखाने के लिए या इन्फॉर्म करने के लिए हम उसको दोबारा कैप्चर करते हैं। हमारा मेन मोटिव होता है कि आप लोगों को हम यहाँ का एक होता है ना लुक एंड फील दे पाए, ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगे कि यार यहाँ पे एक होता है ना मोटिवेशन देना। हमारा मेन मोटिव बस वही है कि हाँ भाई आप लोग भी आ सकते हो यहाँ पे, ये सब चीजें घूम सकते हो, या आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रहेगी तो हम आप लोगों से वो चीजें शेयर करते हैं। और रही बात पर्सनल टाइम की, तो हाँ अब हम वो मतलब हमें एनालाइज किया हमने एंड हमने टाइम शिफ्ट कर दिया है। तो हाँ हम एक दिन छोड़ के डालते हैं। तो प्लीज हमारे साथ बेयर करना ये चीज, और हमें सपोर्ट करना प्लीज इस चीज पे। बट हाँ, ऑल द बेस्ट फॉर यू एंड योर गर्लफ्रेंड। आई होप तुम लोग जल्दी आ पाओ, काम करो एंड ऐश कर सको। So next question है, congrats on your 1K subscribers. Question is, JLPT and 4 and 1 years experienced person as a web dev. Okay, आपको जॉब स्टार्ट करनी है जापान में और आप जानना चाह रहे हैं कि एवरेज सैलरी कितना एक्सपेक्ट करें। सो देखो ये चीज़ ना बहुत एम्बिगुअस है आंसर देना, लाइक यहाँ पे कितनी एवरेज सैलरी रहती है। मैं जस्ट आपको एक ब्रैकेट बता सकता हूँ कि जो नॉर्मल फ्रेशर्स का जो स्टार्टिंग यहाँ पे रहता है वो यूजली 4 to 6 मिलियन येन आप स्टार्टिंग में आस्क रख सकते हो, जिसमें आपको जॉब मिलना थोड़ा इजी रहता है। और रही बात यहाँ पे एक्चुअली जापान में दो तरह के लाइक मार्केट है, जॉब मार्केट है। लाइक एक है कि जैसे जो MNCs हैं, जो ग्लोबल MNCs हैं, और एक है जो प्रॉपर जापानीज कंपनीज हैं। सो अभी तक जितना मैंने देखा है मार्केट में, जापानीज कंपनीज का जो पे स्केल है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा ब्रैकेट कम होता है, और ग्लोबल MNCs का थोड़ा सा ज़्यादा होता है। लाइक इतना नहीं बट मार्जिनल डिफरेंसेस हैं डेफिनेटली। सो अगर आप चाह रहे हो कि अच्छा पे स्केल चाह रहे हो, अच्छी ग्रोथ चाह रहे हो, तो मेरा सजेशन बस पर्सनल ओपिनियन है कि आप ग्लोबल MNCs पे टारगेट करो। जापानीज कंपनीज भी अच्छी हैं इन टर्म्स ऑफ लर्निंग्स। आप चाहें तो जापानीज कंपनीज भी टारगेट कर सकते हो, बट आपकी कॉल है कि आप कैसा इन्वायरमेंट चाह रहे हो, आप कैसा काम सीखना चाह रहे हो। तो जो पे स्केल है आप इनिशियल में फॉर अ फ्रेशर आप चाहें तो 4 to 6 मिलियन के बीच में आप अपनी आस्क रख सकते हैं, और आपको इतने ब्रैकेट में मिलना इजीली ऑप्शंस आराम से मिल जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगा आपके लिए। बाकी रेस्ट इट डिपेंड्स ऑन योर नेगोशिएशंस। हाँ, बाकी तो नेगोशिएशन पे ही है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक जापान इज स्टिल सुटेबल फॉर पीपल हु वांट टू स्टडी एंड वर्क देयर? What do you think the situation will be like in 2 to 3 years? I'm talking about management and finance, not tech. So, अगर 2-3 साल के बाद की अगर मैं पढ़ाई की बात करूं, मुझे लगता है कि ऑप्शंस जापान में हमेशा मार्केट ओपन ही रहती है। मतलब हमेशा यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज मैनेजमेंट रोल्स में या फाइनेंशियल रोल्स में निकलते रहते हैं। बट मैनेजमेंट और फाइनेंस जॉब में एक प्रॉब्लम हमेशा रहेगी, जापानीज लैंग्वेज की। हाँ, टेक जॉब में जापानीज लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं होती है इतनी, लाइक होगी, होती है 10% होगी। हाँ। पर मैनेजमेंट और फाइनेंस में 85 to 90% प्रॉब्लम है जापानी। बहुत कंपनीज है जैसे कि MNCs होगी जो मोस्टली कंपनीज भी एटलीस्ट N2 लेवल तक जापानीज एक्सपेक्ट करें आपसे, या फिर कुछ कंपनीज होती हैं जहाँ पे अगर आप टेक्निकल साइड होता तो मैं आपको बोलता कि एटलीस्ट बिजनेस लेवल कॉन्वर्सेशन आपको आनी चाहिए, सो दैट आपके लिए ऑप्शंस अवेलेबल हो। बट मैनेजमेंट और फाइनेंशियल सेक्टर्स में आपको जापानीज लैंग्वेज लाइक आपकी फ्लुएंसी डेफिनेटली चेक होती है, और N2 लेवल तो आजकल मिनिमम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बाकी वो किस्मत है, कुछ कंपनीज में ओपन भी है। हाँ, तो इट्स अप टू यू। लाइक आपको थोड़ा सा प्रोफाइल वर्क, रिसर्च वर्क करना पड़ेगा। हाँ। और उस बेसिस पे आप अपना सिलेक्ट कर सकते हो ऑप्शन। एग्जैक्टली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
I am doing BTech in computer science in India. Can you tell which type of job roles can I get in Japan to work? It would be very helpful as I have no idea about available job roles in Japan. देखो जापान में जॉब रोल्स यहाँ पे एक्चुअली ना एक चीज़ है कि आप एज अ स्टेपनी काम करते हो। स्टेपनी पता ना, जैसे जो व्हील चेंजिंग होता है आपको वो कहीं पे भी फिट कर सकते हैं। सो बेसिकली उनसे उनकी जो मेजर रिक्वायरमेंट होती है कि आपको आपके जो भी आपका फील्ड ऑफ स्टडी है आपके उसके बेसिक्स ठीक हो। लाइक लेट्स से आप कंप्यूटर साइंस में हो तो आपकी बेसिक कोडिंग ठीक हो, आपको थोड़ा बहुत लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक्सपीरियंस हो। बस मोस्टली उनसे आपसे एक्सपेक्टेशंस इतनी ही होती हैं। व्हेन दे हायर यू तो आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पर, उनकी नीड्स के बेसिस पे वो आपको कहीं पे भी फिट कर सकते हैं। तो लेट्स से अगर आप एज अ फ्रेशर आ रहे हैं तो और आपका कोडिंग बैकग्राउंड है तो आपको हो सकता है कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट में रख दें, बैक एंड में रख दें, या फिर आपको QA सपोर्ट्स में रख दें या टेक्निकल सपोर्ट्स में रख दें। तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में। तो आपको बस इतना फोकस करना है, आपके जो फंडामेंटल्स हैं, आपके जो बेसिक्स हैं वो स्ट्रांग होने चाहिए। दैट्स इट। सो आज का बस लास्ट क्वेश्चन टेकअप करते हैं। गाइस, कैन यू शेयर द रोड मैप हाउ अ फ्रेशर कैन गेट अ जॉब इन जापान एंड व्हाट लेवल जापानीज इज रिक्वायर्ड? सो फ्रेशर्स के लिए जापान में जॉब लेने का रोड मैप इज जस्ट कि आप जापानीज लैंग्वेज तो डेफिनेटली सीखो, और मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप एट लीस्ट N3 लेवल तक आप अपना जापानीज क्वालिफाई करो, एंड उसके बाद आप जापान में जॉब सर्च करना स्टार्ट करो। एंड जॉब सर्च करने के लिए आप यहाँ की जो भी कंपनीज हैं उनकी कैरियर वेबसाइट्स पे जाओ, या फिर जो यहाँ पे मीडिएटर कंपनीज हैं जैसे माइकल पेज है, रॉबर्ट वॉल्टर्स हैं, लाइक काफ़ी सारी आपको लिंक्डइन पे ही आपको ये मिल जाएंगी। तो आप इसके लिए लिंक्डइन के थ्रू ही आप ज़्यादातर लोगों को मैसेजेस करो, अपनी प्रोफाइल्स भेजो, और जिस प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हो उसका लिंक भी उनको शेयर करो, सो दैट उनके पास अगर वो अपॉर्चुनिटी है तो आपको वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। सो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप अपनी जापानीज लैंग्वेज को जितना हो सके आप फोकस करो, और अपने लिए जॉब ऑप्शंस यहाँ पे ओपन कर सकते हो आप। सो आज का व्लॉग अब यहीं एंड करते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों को हमारे से और भी क्वेश्चंस हो तो हम चाहें तो अब लाइव स्ट्रीमिंग रख सकते हैं। Yes. आप बता सकते हैं कि आप कैसे चाहते हैं आपको मतलब rather than ये Q&A का करने के बजाय हम लाइव Q&A कर सकते हैं, जिसमें हम मतलब उसी वक्त आंसर कर सकते हैं एंड डिटेल क्वेश्चंस, मतलब डिटेल में आंसर कर सकते हैं, डिटेल कॉन्वर्सेशंस कर सकते हैं आपस में। तो प्लीज टेल अस कि वेदर आप ये देखना चाहोगे या नहीं चाहोगे कि हम इसे इंक्लूड करें आगे फ्यूचर में। क्योंकि कई बार होता है कि आपको भी लाइक आपके क्वेश्चंस होते हैं, आपके डाउट्स होते हैं, और आपको कई बार काफी टाइम तक वेट करना पड़ता है। हम क्योंकि हम भी इतना रेगुलर शूट नहीं कर पाते वीडियोस ऐसे, तो उसमें आप क्वेश्चंस एंड फॉलो अप क्वेश्चंस दोनों एक साथ। हाँ, तो हम एक होता है ना कि लाइव चैट, तो हम वो वैसे कर पाएंगे आप लोगों के साथ। सो प्लीज हमें सजेस्ट करना आप कमेंट सेक्शन में, हम जरूर उस चीज के बारे में भी हम दोनों ने सोचा है, तो हम चाह रहे हैं कि आप लोगों से वो करें वैसे सेशंस। सो आज का व्लॉग अब यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं कल। बाय बाय।